सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको पूर्व में विदित होगा कि हम हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से उत्तराखंड एलटी लेक्चरर जीआरएफ ईएमआरएस केवीएस अन्य परीक्षाओं के लिए इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमने उत्तर प्रदेश जैसी उत्तर प्रदेश एलटी यानी पीजीटी टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी, बिहार टीजीटी और झारखंड पीजीटी के पेपर करवा चुके हैं। आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। साथ ही 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी के, 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शिक्षण एवं रुचि के, और आज जो क्लास होगी एनसीईआरटी से संबंधित 9वीं क्लास होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, आपने पूर्व में ये वीडियो अगर देखी नहीं है तो आप सीधा हिंदी साहित्य समागम एमके पे सर्च कर सकते हैं और सीधा आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हैं, अपना आकलन, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके उपरांत आप जैसे अपना अध्ययन करोगे तो आपको एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ अपनी दिनचर्या के अध्ययन में आप परिवर्तन के साथ बेहतर अध्ययन कर सकते हो। तो इससे पूर्व हम एनसीईआरटी में छायावाद के चारों कवियों को पढ़ चुके थे। उसके उपरांत राहुल सकृत्यान, मन्नू भंडारी और कृष्णा सोपती, और कल हमने देखा था शेखर जोशी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जो पाठ्यक्रम में पाठ लगे हैं। अब देखेंगे आज मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 इसमें कुमाऊं दिया है, लेकिन इनका जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ था। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। मूलतः ही अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनके परिवार अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनका पैतृक घर अल्मोड़ा में है। जैसे कि आप आजकल क्रिकेट का बुखार, खुमार हर व्यक्ति पर छाया हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनका भी पैतृक गांव अल्मोड़ा कुमाऊं में है। परंतु इनका जन्म अल्मोड़ा में नहीं, रांची में हुआ था। ठीक है, झारखंड में। तो इसी तरीके से, परंतु इन्होंने साहित्य में जो रचनाएं की उसका संबंध कुमाऊं या उत्तराखंड से था। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 1935 में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार, टेलीविज़न धारावाहिक लेखन, लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक और दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। वीकेंड रिव्यू नामक एक पत्र का भी संपादन इन्होंने किया था। अब आते हैं इनके, कहीं पर इनका जीवन काल 1933 मिलता है, कहीं पर 1935 मिलता है। आप इस महत्वपूर्ण तथ्य को नोट करेंगे कि 1935 आप नोट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में 1935 ही लिखा गया है। मनोहर श्याम जोशी को भारतीय धारावाहिक का पिता कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद कर लेना। दूसरा, हम लोग इनकी प्रथम धारावाहिक है। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट करेंगे। और तीसरा इनका जो है किस्सा गो उपन्यासकार इन्हें कहा जाता है। और कल हमने पढ़ा था कि किस्सा गो उपन्यास जो है शेखर जोशी का भी एक किस्सा गो उपन्यास था, लेकिन इन्हें किस्सा गो उपन्यासकार ही कहा जाता है। जैसे किसी उपन्यासकार को आंचलिक कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ईलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है, हिमांशु जोशी को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्हें सलेश मटियानी को भी आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। तो इसी तरह इनको इस पॉइंट को याद कर लेना कि किस्सा गो उपन्यासकार के रूप में नहीं जाना जाता है। साहित्यकार, इनका क्षेत्र क्या था? साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार, धारावाहिक लेखन, संपादन, प्रवक्ता, फिल्म, पटकथा लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इनके जो पुरस्कार थे,
1905 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था क्याप के लिए, यानी अजीब, जिसका अर्थ है अजीब। क्याप और कसब ये कुमाऊनी में उपन्यास हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका उल्लेख मिलता, हिंदी में ही मिलता है, लेकिन कुमाऊनी क्षेत्र की आंचलिक को लेकर बनाया गया है, लिखा गया है। शब्दों का, बोली भाषा का वर्चस्व उसमें कुमाऊनी है। दूसरा इन्हें जो पुरस्कार मिला था राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। और जो ये अजीब है क्या इनका उपन्यास 2001 में यह लिखा गया था, और एक पूर्वांचल के वाल्मीकि नगर की का वर्णन इसमें किया गया है। पूर्वांचल यानी अर्थात कुमाऊं, उत्तराखंड, वाल्मीकि नगर का, इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, धारावाहिक का पिता इन्हें कहा जाता है, और हम लोग पहला धारावाहिक माना जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। अब इनके अन्य धारावाहिक कई बार पूछे जाते हैं, और ग्रुप सी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, उत्तराखंड पेपर के लिए हिंदी जो सामान्य हिंदी है आप जो देते होंगे, तो इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस तरीके से अपना अध्ययन कीजिएगा कि आप LT, इसके बाद EMRS का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लेक्चरर का होगा, और दिसंबर जो है 10 और 20 के बीच के उपरांत जो है नेट JRF का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि यह LT तक ही सीमित रहे, अपना ज्ञान को विस्तार, व्यापक रूप दीजिएगा और बड़ा आकार उसको कीजिएगा धीरे धीरे, जिससे कि हर तथ्य, हर पॉइंट आपको मालूम हो, उस पर आपका रचनात्मक ज्ञान हो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सके। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, बड़ी बात तो नहीं करूँगा। आपने देखा होगा कई मोटिवेशन, आप प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं, उसमें से अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो एक दिव्य कीर्ति हैं, विकास दिव्य कीर्ति, वो कहते हैं कि उनका मानना यह है कि आप अवश्य अपने अध्ययन कीजिएगा, आप किसी भी तैयारी कीजिएगा, लेकिन साथ साथ में ऐसा अपने लिए दूसरा मार्ग भी हमेशा चुनना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि मुझे टीचर ही बनना है, वो तो अच्छी बात है, आपको LT में सफलता मिलती तो ठीक है, लेकिन आप अपना दरवाज़ा अभी से चुनिएगा कि अगर LT ना हो तो लेक्चरर हो, लेक्चरर अगर ना हो तो हम नेट JRF कर सकते हैं या सेंटर में जा सकते हैं। तो अपनी सोच को इतना विकसित कीजिएगा कि एक ही बातों पर, एक ही फैक्ट पर निर्भर मत रहेगा, अपने को विस्तार दीजिएगा। यह मेरा मानना भी है, क्योंकि जब इस प्लेटफार्म पर आपके माध्यम से हम जुड़े हैं तो मेरा भी फर्ज है, बाकी सभी जिसने B.Ed किया होगा सभी विद्वान साथी होंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे ज्ञाता होंगे, सभी समझदार होंगे। तो बात करते हैं कि इनकी जो धारावाहिक की बात करूं तो हम लोग बुनियाद, काका जी कहिन, मुंगरी लाल के हसीन सपने, हम राही, जमीन आसमान और गाथा इनकी काफ़ी प्रसिद्ध धारावाहिक हैं। ठीक है, उपन्यास की बात करूं, क्याप, कसब, नेताजी कहिन एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा पहली उपन्यास है। क्या हाल है चीन के, उस देश के यारों क्या होगा, क्या कहना, टाटा, प्रोफेसर, हम जात, कौन हूँ मैं, कपीस जी, वध स्थल, उत्तराधिकारिणी, हरिया हरकुलिस की हैरानी काफ़ी प्रसिद्ध पूछा जाता है। आप उपन्यास में नोट करेंगे क्या, कसब, नेताजी कहिन, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजात, कौन हूँ मैं, और हरिया हरकुलिस की हैरानी। ठीक है, फिल्मों की बात करें, फिल्मों में ये पटकथा लेखक थे, धारावाहिक लेखक थे, तो निश्चित तौर पर इनकी उपन्यास, इनके कहानी, इनकी पटकथाओं पर फिल्म तो बनी होगी। तो हे राम काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म रही, पापा कहते हैं काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म रही, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार और रात जैसे काफ़ी फिल्में इनकी पटकथाओं पर बनी है। कहानी, प्रभु तुम कैसे, किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, सिल्वर वेंडिंग, मुख्य पात्र यशोधर बापू, इस पर भी चर्चा करेंगे। बातों बातों में एक दुर्लभ व्यक्तित्व, पश्चिम जर्मनी में उड़ती नज़र, बात
ये है कि पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, वे और आप। देखो, अजय की डायरी एक प्रसिद्ध उपन्यास है और आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स पर कि अजय की डायरी किसका उपन्यास है। काफ़ी प्रसिद्ध है अजय की डायरी। ठीक है, तो अजय की डायरी आएगा तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मनोहर श्याम जोशी की रचना भी है और एक दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास भी है। मुख्य बातें, एक पटकथा लेखन पर भी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। और सबसे बड़ी बात कि आप पत्रिकाओं पर भी ध्यान देंगे। कई बार मैंने पूर्व में भी बता चुका हूँ कि जो गौण या मुख्य या लोकप्रिय या प्रसिद्ध रचनाएं नहीं रहती हैं, रचनाकार नहीं रहती है, परंतु उनसे संबंधित पूछा जाता है। और यह कहाँ पर होता है? एनसीईआरटी में, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ पार्ट आपके उसमें लगे हुए हैं, चैप्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ से पूछेगा ही पूछेगा निश्चित तौर पर। और जैसे कि अब चिंतनात्मक क्वेश्चन होंगे। चिंतनात्मक का मतलब यह नहीं कि मैथ रीजनिंग के हिसाब से होगा, या तो कोट वाले होंगे या क्रम वाले होंगे, ठीक है, या बड़े इस प्रकार से होंगे कि जिनका उत्तर हाँ में ना में नहीं देकर कौन सा कथन, 4 से 5 कथन होंगे जिसमें से आपने एक को नहीं चुनना, बस से एक कौन सा सही नहीं होगा। तो जहाँ पर आपके सामने 2-3 पॉइंट ऐसे होंगे कि आपका आकलन करना थोड़ा सा उतना सरल नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे तो सब कुछ सरल होगा। पेपर किसी भी तरीके से आए इससे कोई मतलब नहीं। आपका अच्छा अध्ययन है, आपकी पढ़ाई बेहतर रूप से चल रही है, तो कोई भी परीक्षा में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। और साथ में एक बार बार मुझे भी पढ़ाई के अध्ययन के बारे में लोग कम ही पूछते हैं, लेकिन एक बात ज़्यादा है कि पोस्ट कब आएगी, कब क्यों नहीं आती है। मित्रों, पोस्ट आएगी निश्चित तौर पर, आज नहीं तो कल आएगी। और 3 या 4 महीने में आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, आप कितने गहरे पानी में, आपको स्वयं पता है कि 4 साल से 6 साल से 10 साल से आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपने को गर्मी से नहीं, थोड़ा सा नम्रता, ये आप आदमी को धीरा चलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य, अगर धैर्य नहीं है तो सफलता पाना असंभव और मुश्किल होगा। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो धैर्य धारण रखिएगा। आएगी जब भी आएगी, पोस्टिंग आएगी, लेकिन अपनी तैयारी बेहतर कीजिएगा ना। कई बार मैं देखता हूँ कि यही चर्चा होती है चैनलों पर, यही चर्चा होती है बार बार, इसी मैसेज, इसी पॉइंट पर हम अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने पढ़ाई कीजिएगा। आप पोस्ट तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। आपको एक पोस्ट से मतलब है, ज़्यादा कम से क्या निकलने वाला होगा, एक पोस्ट में निकल जाएगा। और मेरे बात को आप ज़रूर नोट करेंगे। मैं ऐसा नहीं कि किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि इधर उधर की बातों से अच्छा है कि हम अपना ध्यान पढ़ाई पर आकर्षित करें मित्रों। क्योंकि समय कुछ नहीं होता है। 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। आप देखोगे कि आप सोचोगे कि 1-2 महीना आगे बढ़ जाता तो कितना बेहतर रहता है। और तब आपके सामने कैसी परिस्थिति होगी आप खुद आकलन कर सकते हैं। पेपर निकालना कोई आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। आपकी अच्छी पढ़ाई तो कोई नहीं रोक सकता आपको। चैलेंज करता हूँ मैं 6 महीने बाद जब आपका पेपर होगा और आपका रिजल्ट निकलेगा, इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं पॉइंटों पर बात करूँगा। तो मेरा कहना कुल मिलाकर, आप समझदार हैं सभी, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। किसी न किसी रूप में धीरे धीरे चलिएगा, कछुए की चाल पर, खरगोश की तरह इतना तेज़ दौड़ने के बाद उसके बाद 2 दिन सो गए, 4 दिन आपने पढ़ा, तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। 4-5 घंटा जरूर पढ़िएगा, वही काफ़ी बेहतर है। उसके बाद धीरे धीरे अपना अध्ययन को जो है धार दीजिएगा। 6 घंटा 7 घंटा जितना भी होता है, घंटे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बस अपना अध्ययन रचनात्मक ढंग से कीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि पटकथा लेखन में इनकी पुस्तक की रचना थी। दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीकेंड रिव्यू का संपादन इन्होंने किया था। इन दोनों पत्रिकाओं को आप नोट कर लेंगे। हम लोग 7 जुलाई 1984 भारत का प्रथम प्रयोजित सीरियल है, यानी पटकथा है। ठीक है, हम लोग 7 जुलाई 1984 की पहली पटकथा है भारत की। उसके बाद रजनी और एन लोगों ने भी पटकथाएं लिखी, मन्नू भंडारी, जिसमें रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि हैं।
अब देखते हैं कि हम इनके मेन पार्ट पर इनके बारे में फिर चर्चा करते हैं। तो संपादन के रूप में 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन शुरू करने के बाद मृत्यु उपरांत स्वतंत्र लेखन प्रमुख रचनाएं कुरु कुरु स्वाद, जैसे कि इस पर चर्चा हुई थी, कसब और हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजात, क्या कहानी है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे, किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, इसमें टाटा लिखा है, टाटा, प्रोफेसर षष्ठी बल्लभ पंत, नेता कहिन, नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना, व्यंग संग्रह है ये, बातों बातों में, 21वीं सदी, साक्षात्कार लेखन संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मनी, काफ़ी इनका ये साक्षात्कार काफ़ी प्रसिद्ध, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ठीक है। और धारावाहिक तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, हम लोग, बुनियाद, मुंगरी लाल के हसीन सपने, और टेलीविज़न धारावाहिक क्या आपके लिए 2005 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था और 6 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं सिल्वर वेंटिंग, जो इनकी एनसीईआरटी में लगी है। सिल्वर वेंटिंग एक लंबी कहानी है, कभी कभी सीधा पूछा जाता है, जैसे कि पिछले वर्षों में पूछा था। और आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा कि जो बितान में इनकी 4 रचनाएं लगी हुई है, बितान 12वें में भी 4 रचनाएं हैं, और बितान 2 है नहीं, एक आरोह है, 2 बुकें हैं, 12वीं में भी 2 बुकें हैं और 11वें में भी 2 बुक हैं, एक आरोह एक बितान है। तो बितान भाग 2 यानी 12वीं में इसमें 4 रचनाएं लगी हुई हैं, जूझ, अतीत के दबे पाँव, डायरी के पन्ने और सिल्वर वेंडिंग। तो 2018 में तीनों की तीनों रचनाएं पूछी गई थी, मात्र एक सिल्वर वेंडिंग वाली रचना नहीं पूछी गई थी। और अतीत के दबे पाँव में से 2 क्वेश्चन बने थे, एक मोहन जोदड़ो वाला क्वेश्चन आया था अर्थ लिखने के लिए, यहाँ भी अतीत के, आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा कि यहाँ भी जो है अतीत के दबे पाँव यानी ओम थानवी, और ओम थानवी की रचना जो है 2021 में भी पूछी गई थी यहाँ से, जो राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदे वो अलग है, तो राजस्थान के जो आया था ये ओम थानवी, इस साल भी क्वेश्चन बना था और 18 में से 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। सिल्वर वेंटिंग से क्वेश्चन नहीं बना गया, मुझे निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि इस बार 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि कभी सीधा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि यह किस विधा की रचना है। तो सिल्वर वेंटिंग देखो, उपन्यासों का, कहानियों का, कविताओं का थोड़ा सा एक चलन ऐसा होता है कि वहाँ आदमी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके क्वेश्चन को सही कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि 50% भी आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को सही कर देते हैं परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो आप एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी पर है नहीं। एक यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता समाज, हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये 2 मुहावरे हैं इनके। मुहावरे मैंने जुमले, और जुमले तुम जानते हो, जुमले मतलब आपने कुछ बोल दिया और वो सपने आपने किए नहीं, आपने बोल दिया ऐसे ऐसे तुम्हें ऐसे जॉब मिलेगी, ऐसे कार होगा, तो वही तो जुमला हुआ। तो इनके भी 2 जुमले या 2 कहावतें ऐसे थी कि जो मुंह पर आ जाता था, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे इसकी। अब देखते हैं सिल्वर वेंटिंग। देखो, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है, 2 जुमले कहानी के बीज वाक्य हैं, ठीक है। कौन से? जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर। अब जो हुआ होगा का मतलब क्या है? यथा स्थिति, यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना। जो हुआ होगा अर्थ आ सकता है, तो आप पॉइंट को नोट कर लेंगे, ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, यथा स्थितिवाद, इसको पॉइंट को नोट कर लेना। और सम हाउ इम्प्रॉपर,
एक अनिर्णय की स्थिति, एक अनिर्णय जहाँ पर निर्णय नहीं ले पाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब यह है कि निर्णय ना ले पाना। ठीक है, देखो इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को दर्शाया गया है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अनिर्णय को ना ले पाना, अनिर्णय जो हुआ होगा यथास्थितिवाद और सम हाउ इम्प्रोपर और एक अनिर्णय स्थिति। ठीक है, दोनों भाव कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउ इम्प्रोपर यह भी अनुभव करते हैं कि यशोधर बाबू यह भी अनुभव करते कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। देखो इस तथ्य को आप नोट कर लेना, कोई कविता होती है, कोई कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध, उसकी भूमिका होती है। भूमिका मतलब सारा जो भी कविता या जो भी कहानी, जो भी उपन्यास, जो भी रचना होती है, उसका निचोड़ उस भूमिका में रहता है। तो आप पाठ ना भी पढ़ो, थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं। अगर आपने उस भूमिका को जरूर पढ़िएगा, भूमिका से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि किसके बारे में। अब सिल्वर पेंटिंग के बारे में हमें पता चल गया है कि इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो यशोधर बाबू हैं, ठीक है, तो उन किस बातों पर है यह कि जो पीढ़ियों के बारे में इन्होंने किया गया है। एक द्वंद्व की स्थिति जो पैदा होती है वो इसलिए होती है कि आजकल वर्तमान काल में आप देखते हैं कि जैसे रिवाज हैं, जैसे समाज में नई जनरेशन है, नया युग है, तो नए हिसाब से चलते हैं। जैसे कि हमारे पुराने लोग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, दादा लोग, तो पुराने हिसाब से नए को स्वीकार एकदम से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का मुख्य निचोड़ यही है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के द्वंद्व को दर्शाया गया है। अब सिल्वर पेंटिंग है क्या, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो वेंडिंग में होता है शादी, ठीक है, और सिल्वर में होता है क्या, सिल्वर में होता है रजत। ठीक है, तो जो यशोधर बाबू था, तो 25 साल इनको शादी, 25 वर्ष पूर्ण हो चुके थी इनकी शादी के, यानी वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शादी साल गिरा नहीं गिरा। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में इसी से ही इस जो है पूरी कहानी का नाम ही पड़ गया। ठीक है, अब देखो कई बार अनेक शब्दों के लिए भी इस प्रकार के वाक्य आ जाता है, जैसे 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती, 50 वर्ष पूर्ण होने पर, हिंदी व्याकरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप नोट कर लेना, 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती, और 60 वर्ष पूर्ण होने पर हरेक जयंती। ठीक है, 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती, 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती, और 60 वर्ष पूर्ण होने पर हरेक जयंती। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ ताल्लुक बहुत है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन आपको इसका भी तो अर्थ होना चाहिए। तो 25 वर्ष शादी होने के मतलब यह है कि वह शादी सालगिरह, जिसको हम बोलते हैं क्या, रजत सालगिरह, यानी वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, तो उसी में ही इसी का नाम ही, कहानी का नाम ऐसा पड़ गया है। और दूसरी आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि एक समहाउ इम्प्रॉपर, किसी तरह अनुचित या अनिर्णय। ठीक है, तो मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाया गया है। मतलब ये 2 पॉइंट है, जैसे कई बार एक ही पॉइंट, जैसे हमें एक छोटी सी बात है, कोई हर्ष उल्लास का
समय आता है तो बार बार वही दृश्य हमारे दिमाग उस मन में चलता है। कहीं पर दुख द्वेष की भावना किसी से होती है तो उसी का दृश्य सामने आता है कि इसने ऐसा कह दिया, इसने मुझे गलत कैसे कह दिया। तो आदमी कई दिन तक ऐसा ही सोचता रहता है। कभी कोई अच्छा कहता है तो सोचता है मुझे तो बहुत अच्छी बातें की, मीठी मीठी बातें की। तो यही एक मन में इसी प्रकार से विचार उभर आते हैं कुल मिला के। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंटों में मैं चर्चा करूंगा कि आपने नोट करना है, कल हमने पढ़ाया था शेखर जोशी। शेखर जोशी की पूर्व पर भी हम चर्चा करेंगे। भूलना नहीं है, थोड़ी बहुत तो अपने दिमाग में दृश्य तो बनाने ही होंगे। दाजू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई थी, ठीक है। और मनोहर श्याम जोशी धारावाहिक के पिता हैं, हम लोग प्रथम इनका धारावाहिक है। और मन्नू भंडारी हमने पढ़ाया था। रजनी एनसीईआरटी में लगी रचना है, पटकथा है, ठीक है। और शेखर जोशी दाजू के बारे में, ईलाचंद जोशी बहुत बड़े उपन्यासकार हुए और ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और गोपाल राय ईलाचंद जोशी, इनका संबंध उत्तराखंड से है, शेखर जोशी का भी और ईलाचंद जोशी का भी। तो ईलाचंद जोशी को जो है गोपाल राय प्रथम उपन्यासकार मानते हैं मनोवैज्ञानिक, जबकि जैनेन्द्र तो है ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। जैनेन्द्र हैं, ईलाचंद है, अज्ञे हैं, देवराज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जो है उनका जन्म पहले हुआ था, ठीक है। जैसे आप नेट में हैं तो इनका क्रम पूछा जाता है, तो जैनेन्द्र का पहले रचना लिखी, लेकिन जैनेन्द्र से पहले ईलाचंद का जन्म हुआ था। आप नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। और इसी कारण जो है और दोनों की प्रथम रचना 1929 में ही रचना हुई। ये ऐसा विस्तार ज्ञान आपको नेट में करना ही पड़ता है, जहाँ पर आपको क्रम में लगाने के लिए जन्म या सन बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर भूमिका निभाते हैं। और इस तरीके से आप अगर थोड़ी बहुत आपके दिमाग में कोई मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सारे तथ्य जो कि रचना इनके तथ्य रटो, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जितना रटोगे उतना दिमाग में नहीं आ सकता आपका। जितना देखोगे, जितना रचनात्मक ज्ञान करोगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप रटते हो तो आपके दृश्य वही आपके दिमाग में आता है। उसी प्रकार से कोई रचना दूसरी पूछी गई एग्जाम में तो वहाँ पर असामंजस्य की स्थिति हो जाती है, जहाँ आप छोटे छोटे क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो। तो मित्रों, मेरे बोलने का तात्पर्य यही है, मैं ऐसे चर्चा तो करता हूँ लेकिन बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप रटो। आप देखिएगा उनको, और हफ्ते भर में रचनाओं को दोहराना जरूरी है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जैनेन्द्र, ईलाचंद, अज्ञे और देवराज ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। और ईलाचंद जो इनका संबंध उत्तराखंड से है और गोपाल राय प्रथम मानते हैं। वहीं हम हिमांशु जोशी भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। शैलेंद्र मटियानी ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, शैलेश मटियानी। और शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है उत्तराखंड में, इसको भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन मत होना, शेखर जोशी, ईलाचंद जोशी, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी का संबंध उत्तराखंड से है और राजेश जोशी का उत्तराखंड से संबंध नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हैं। वैसे ये भी अजमेर के हैं, इनका जन्म भी अजमेर में हुआ था, लेकिन इनकी सारी रचनाओं की भूमिका जैसे शिवानी है सारी उत्तराखंड से संबंधित है और इनका पैतृक गांव भी उत्तराखंड ही था, ठीक है। अब हमने बात कर दी रजत जयंती, 50 वर्ष रजत जयंती, 25 वर्ष रजत जयंती, 50 वर्ष स्वर्ण जयंती, 60 वर्ष हरेक जयंती, ठीक है। और ईलाचंद जोशी की काफ़ी परिचित रचना है जहाज का पंछी, आपने देखा ही होगा, सुना होगा, ठीक है। तो सभी का अपना महत्व है। आप जोड़ कर देखेंगे रचना को और धीरे धीरे आप एक एक रचना को देखोगे। देखो, हफ्ते 7 दिन में अगर 6 क्लासें मैं चलाता हूँ तो उसमें से 3 एनसीईआरटी की होगी, 1 प्रैक्टिस सेट होगा और 2 क्लासें पेडागोजी की होगी, यानी शिक्षण अभिरुचि की। तो अगर आप लोग हिंदी वाले नहीं भी होंगे तो आप अतिरिक्त पर अपना विषय पर फोकस कर सकते हैं। हफ्ते में अगर 2 दिन भी आप अध्ययन करोगे शिक्षण अभिरुचि का, तब भी आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगला हम देखेंगे रचनाकार को, ठीक है, या तो ईलाचंद जोशी या हम देखेंगे शैलेश मटियानी। और साथ साथ कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर हम आएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन होंगे
और 12 से 15 क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी के होंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं उन्हीं से बनाऊंगा जो रचना में पढ़ाऊंगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, मैं मजबूर नहीं करूँगा और बार बार कहूँगा भी नहीं, आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी तक भी पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। अगर आप नए हैं, जैसे 40% मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर बिना सब्सक्राइबर के भी देखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन आप दबाइएगा, जिससे कि आपको सूचना मिल सके जैसे भी कोई रचना है तो आप तक उपलब्ध हो सके, आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।